डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 15 ग्रुप एलिमेंट्स कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। पहले आप देखिए 15 ग्रुप एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3। यहां से पूरा इसका खेल शुरू होता है, समझ लीजिए आप। NH2NP3, ठीक है ना। S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 5 इलेक्ट्रॉन है ना। सो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम इसकी बात करेंगे, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ S है ना एंड P ऑर्बिटल। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ S एंड P ऑर्बिटल्स। ओके, कौन से वाले? वैलेंस शेल के। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और P में कितने हैं? 3, दैट इज 5। बराबर है। एक तो ये मेथड है, या फिर दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अगर हमारे को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ग्रुप P ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो ग्रुप नंबर -10। ठीक है, तो बेटा इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +5। बराबर है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं आप और यहां से भी निकाल सकते हैं। ओके, तो 15 ग्रुप एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5 और रियली इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नो डाउट। ठीक है ना। लेकिन ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम होता। बराबर है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता। क्यों होता? किंतु परंतु मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। देखिए नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस 15, ये है बेटा 33, ये है 51 और ये है 83। देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ओके, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसके लिए हम नोबल गैस यूज किए He, याद है आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3, मतलब ये सेकंड शेल में था, पता होगा आपको। ठीक है ना। यहां पर यूज करेंगे हम फॉस्फोरस के लिए यूज करेंगे Ne, नियॉन। एटॉमिक नंबर कितना? 10 है। ओके, तो यहां आएगा 3s2, 3p3 और 3d0। अभी D में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, पता है आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट आर्सेनिक की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए यहां यूज किया मैंने आर्गॉन, 18 हो गए इलेक्ट्रॉन सर, नोबल गैसेस के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d10। मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, 3d10, 4s2 और 4p3। पहले इनर शेल, बाद में आउटर शेल। 18, 10, 28, 30 और ये 33। ओके, नेक्स्ट एंटीमनी के लिए यूज करेंगे हम आर्गॉन, क्रिप्टॉन यूज करेंगे। देखिए आप 4d10, 5s2, 5p3, मतलब ये 5th शेल में है। ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे, देखिए बेटा जेनॉन का एटॉमिक नंबर है 54, नोबल गैस है ना। 4f14, 5d10, 6s2 और 6p3। ये टॉपिक हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। बराबर है ना। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इसका मैक्सिमम कितना बता रहा है? +5। कितना? +5। और मिनिमम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट -3। ठीक है, -3 किसका होगा वो आपको समझना है, स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा, ये सारे डिटेल पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, जब हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, क्या ऊपर से नीचे जाने पर टॉप टू बॉटम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। ध्यान से देखिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ओके, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होगा? ध्यान से देखिएगा। ओके, और दूसरी बात ये देखा गया
क्या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ इसकी तरफ मतलब टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाने पर, कहाँ से कहाँ, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, ओके, इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता। तो इन शॉर्ट इसका मीनिंग क्या हो रहा, क्या नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि फास्फोरस में डी ऑर्बिटल भी वैकेंट होता है, फास्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, जबकि बिस्मथ का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। ये क्यों होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, काहे की वजह से, मेन रीजन ध्यान से देखिएगा आप इसका, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से फास्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ओके, मैं अभी डिटेल समझाने वाला हूँ, मोर स्टेबल, जबकि बिस्मथ का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये मोर स्टेबल होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, मतलब जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट पर ज़्यादा कंपाउंड तैयार होंगे, ये मीनिंग हो रहा है इसका, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं फास्फोरस की, ओके। देखो नाइट्रोजन की डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे मैं यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, मानते हैं हम यहाँ पर क्या ये इनर शेल और आउटर मोस्ट शेल के बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से, ओके, तो 2s के इलेक्ट्रॉन हम नेक्स्ट ऑर्बिटल में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, क्या आएगा 3s, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि यहाँ रिपल्शन की वजह से 2s के इलेक्ट्रॉन 3 में जा रहा, नहीं, ठीक है, शेल सेम रहेगा, ऑर्बिटल डिफरेंट हो सकते हैं कि यहाँ पर 3s का इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, शेल सेम है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्या हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे यहाँ पर फॉस्फोरस के बारे में, ठीक है, इसमें शील्डिंग इफेक्ट होता है, आपको पता है ना, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होगा बिटवीन इनर शेल एंड आउटर मोस्ट शेल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 1s ऑर्बिटल है, ओके, और ये 2s और 2p, ठीक है, तो मतलब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा सेम चार्ज की वजह से, और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता, ठीक है। लेकिन अपने को +5 का अगर डिटेल स्टडी करना है तो देखिए कहाँ से पढ़ेंगे इसे हम, देखो यहाँ पर ये है इनर शेल है ना, 1s2 2s2 2p6, कौन सा वाला है ना, 1s2 2s2 2p6 ऐसी है ना, देखिए 1s2 2s2 2p6 दैट इज नियॉन, नियॉन जो लिखे हमने इनडायरेक्ट मीनिंग ये है ना। और देखो s और p ऑर्बिटल का न्यूक्लियस पर कब्जा बहुत खतरनाक होता, समझ में आ रहा ना आपको, मतलब न्यूक्लियस पर सबसे ज्यादा कब्जा किसका रहेगा, s और p ऑर्बिटल का, बराबर है। जब दूसरे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है, तो ये इनर शेल, बराबर है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में खतरनाक रिपल्शन होगा। जब रिपल्शन होगा तो देखो यहाँ पर s का इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऐसा था ना 3s, देखिए आप 3s, ये 2 थे सर, और 3p 3, ध्यान से देखिए 1 2 3, और 3d कितने टाइप से इसके 5, ओके, अभी तो इलेक्ट्रॉन 0 है इसमें, ठीक है। लेकिन रिपल्शन की वजह से क्या होगा, क्या 3s का एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा बेटा 3d में, कहाँ पर 3d में, और 3d में जब ये एंटर हो जाएगा तो देखो मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, जो मैंने आपको बताया ना इनर्ट पेयर इफेक्ट, बराबर है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट। देखिए ध्यान से आप, तो पहले मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट बता रहा, बाद में हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहां पर क्या हो रहा, देखिए क्या इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार नहीं हो रही, समझ में आ रहा है क्या, मतलब इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत कम होगा, इनर्ट है क्या, एक्टिव हो जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्यों हो रहे एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है बिटवीन 1s 2s 2p एंड कौन से वाला, ये वाले ऑर्बिटल 3s और 3p के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होने की वजह से 3s का एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा कहाँ पर 3d में, ये चला गया 3d में, और ये है 3p,
मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में? 5 हो गए सर। इसलिए फास्फोरस जो है 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता, 5 बॉन्ड बना सकता। ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो वैलेंसी, आज की जुबान मतलब अभी जब यूज करते हैं हम, पहले वैलेंसी यूज करते थे ना, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, और आज जो नया शब्द यूज करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी तो बॉन्ड बनती। समझ में आ रहा ना? तो यहां पर फास्फोरस कितनी बॉन्ड बनाएगा? 5। ठीक है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का इसका लॉस हो सकता है। इसलिए देखो, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ध्यान से देखो, यहां पर इसका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है ना, और एस के इलेक्ट्रॉन को ये देखो ये इनर शेल खींच लेगा, बराबर है। यहां पर देखो ये 5s के इलेक्ट्रॉन को भी इनर शेल खींचेगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम इसकी बात करेंगे तो एफ डी और एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, पुअर एसई शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से 6s के इलेक्ट्रॉन जो है इनर शेल की तरफ आकर के अप्रोच हो गए, और ये जो 6s के इलेक्ट्रॉन है ये, बराबर है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। काय की वजह से? ड्यू टू इनर्ट, देखिए आप, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बराबर है। मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों बता रहे हैं? देखिए, क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में एट्रैक्टिव पावर है। ओके, न्यूक्लियस से फिर देखो यहां पर s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, फिर d और f ऑर्बिटल। लेकिन आपको पता है क्या d और f ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल जिसको बोलेंगे हम, है ना, बहुत ज्यादा एक्सपांडेड, 4 फोल्डेड और 8 फोल्डेड। तो यहां पर न्यूक्लियस क्या करेगा? क्या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बराबर है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन थे, बराबर है, इसके बीच में और इसके बीच में रिपल्शन नहीं होने वाला, बल्कि क्या हो रहा है यहाँ पर? अट्रैक्शन हो रहा। तो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बाकी रहे बॉन्ड बनाने के लिए? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। कौन से वाले? 6p3। इस बेसिस पर Bi का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता, ये रीजन है उसका, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट, बराबर है। देखो शील्डिंग इफेक्ट इसका कम हो रहा ना, शील्डिंग इफेक्ट इसका डिक्रीज हो रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर 4f और 5d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ देखो आप, यहां पर फास्फोरस का शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो 3s का था वो एंटर हुआ 3d ऑर्बिटल में। समझे ना? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कर दिए इसने बॉन्ड बनाने के लिए? 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर हम 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते, बराबर है, शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसलिए फास्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, और बिस्मथ का +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? बिकॉज देखो इसका रीजन देखिए आप, बिकॉज 6s 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल नहीं होंगे बॉन्ड तैयार करने के लिए। जब अवेलेबल ही नहीं होंगे, ठीक है ना, तो यहां पर देखिए बिस्मथ फिर मैक्सिमम कितनी बॉन्ड तैयार कर सकता? 3। कितने? 3। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, और मैं एक्सेप्शन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ओके, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको कौन कौन से बताया यहां पर? देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो होता है बेटा -3 से लेकर के +5 तक के। इस पर हम डिस्कस करेंगे, अभी 5 मिनट के बाद में मैं डिस्कस करता इस पर। ओके, फास्फोरस का +5 वाला ये मोर स्टेबल होता है, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल P2O5, लेकिन इसको हम टेट्रामर फॉर्म में लिखते हैं P4O10, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। कई की वजह से? d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये यहां पर p पाई d पाई ओवरलैपिंग होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बिस्मथ की अगर हम बात किए तो बिस्मथ का +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, ठीक है। ध्यान से देखिए बिस्मथ और फास्फोरस, पहले मैं आपको बिस्मथ का टॉपिक समझा देता हूं। मत इसका मीनिंग क्या हो रहा? देखिए इसके मोर स्टेबल कंपाउंड बेटा आपको देखने में आएंगे Bi2O3, बराबर है। 3 ऑक्सीजन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 6। एक बोरॉन कितने डोनेट करेगा? 3। 2 बोरॉन 6, आ रहा +3 का कंपाउंड। इसके बाद देखिए Bi2S3 बिस्मथ सल्फाइड, जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये वाला भी स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए
हाँ BiCl3 ये भी स्टेबल रहेगा, ओके। लेकिन BiCl5 वो स्टेबल नहीं होगा, BiBr5 वो भी स्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन खास बात यह है, देखो बिस्मथ का एक कंपाउंड स्टेबल होता है, सॉरी दो कंपाउंड, दैट इज Bi2O5 एंड BiF5, जहां पर बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +5 होता है। कितना होगा? +5। अब आप बोलेंगे सर ये उल्टी गंगा कैसी बह रही, समझ में आ रहा ना। बाकी दूसरे कंपाउंड्स के अनस्टेबल है, बराबर है, सिर्फ ये दो कंपाउंड ही स्टेबल होते हैं, Bi2O5 और BiF5। ऐसा क्यों होता होगा, ध्यान से देखना आपने, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। देखो यहां पर तो क्या हुआ, क्या देखो इनर शेल ने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपने पोटेंशियल की वजह से, अपनी ताकत की वजह से तो खींच लिया था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, क्या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, और उसके बाद में नंबर आता है ऑक्सीजन का, पता है आपको, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो देखो फ्लोरीन क्या करेगा, क्या मान लो यहां पर इनर शेल ने क्या किया कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश की, ध्यान से देखिएगा आप, बराबर है। लेकिन देखो यहां पर फ्लोरीन ने क्या किया कि ठीक है भाई आपको उधर नहीं जाने का है, बल्कि 6d के इलेक्ट्रॉन में लेके आना है। देखिए कैसा, ध्यान से देखिएगा, क्या यहां पर 6s के इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहे थे, इनर शेल में जा रहे थे सर, बराबर है। लेकिन फ्लोरीन ने और ऑक्सीजन ने, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटीज़ की ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या करेगा, क्या इन इलेक्ट्रॉन को, मतलब यहाँ पर इनर शेल में एंटर नहीं होने देगा, बल्कि इन इलेक्ट्रॉन को ये एंटर करता है 6d में। कहाँ पर एंटर करेगा? 6d में। मतलब देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे ना, इसे मैं आपको बताता, ये 0 था, है ना। लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन की वजह से क्या हो रहा है, देखिए आप, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा समझ लीजिए पहले, 1 2 3 4 5, जो हम एक्सेप्शन समझ के पढ़ते थे ना, उसका रीजन ये बता रहा मैं आपको, 2 3 4 5, ओके। यहां पर क्या होगा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये था बेटा 5, सॉरी क्या था 6s 6p और ये 6d आएगा ना जनरल के हिसाब से। तो फ्लोरीन ने क्या करा, क्या भाई आपको इधर नहीं जाना है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन को इसने यहां पर खींच लिया, चल हमारी तरफ आ जाओ, बराबर है। मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन देखिए आप 5, कितने हो गए 5, और फ्लोरीन और ऑक्सीजन इसके साथ में इजीली बॉन्ड बना लेगा, Bi5 और Bi2O5। समझ में आ रहा है क्या? देखो हमने क्या पढ़े थे, क्या +3, देखो ऊपर से नीचे आने पर +5 का स्टेबिलिटी कम होता, लेकिन ये एक्सेप्शन केसेस है ना, एक्सेप्शन। ये क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहां पर जो एटम अटैच है किससे, बिस्मथ से, ओके। ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को इनर शेल में नहीं जाने देगा, बल्कि अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो अनपेड कितने को बेटा, 1 2 3 4 और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बराबर है। इस बेसिस पर Bi2O5 और उसके बाद में Bi5 ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होता। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम यहां पर बात करेंगे, देखिए चलिए तो स्टेबल है, ओके। अगर मैं यहां पर ऐसा बात करता, देखो ऐसी बात करता हूं, Br5 नॉट एग्जिस्ट, या फिर नॉट स्टेबल, समझ गया? क्योंकि ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए उसे, वो भी कौन से वाले, 2, एक फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एंटर होने नहीं देगा, कहाँ पर, इनर शेल में। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता, बराबर है। और उसी के साथ साथ देखो ऊपर से नीचे आने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट थोड़ी ना बता रहे क्या, नहीं, अरे इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बन रही के, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयर खींच रहे के अंदर, ये नहीं, रिपल्शन कर रहा, ठीक है। और उसके बाद देखिए
इस बेसिस पर हमने बताए हैं कि फॉस्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहेगा और बिस्मथ का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहता। याद रखिएगा, मतलब ज़्यादा कंपाउंड आपको ये दिखेगा, जो एक्सेप्शन वाले हैं ये भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया। ठीक है, फॉस्फोरस ज़्यादा स्टेबल कौन सी वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। समझ में आ गया क्या? तो इन सभी का अल्टीमेटली रीजन ये आ रहा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट। बराबर है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट तो नहीं है फॉस्फोरस के पास में। ठीक है, बिस्मथ के पास में बहुत ज़्यादा है इनर्ट पेयर इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट कम है। फॉस्फोरस के पास में शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ही तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार हो रही। ठीक है, समझ में आ गया आपके? ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट समझ गए? क्या था इसका मेन रीजन? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Bi+3 वाला कंपाउंड ओके ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जबकि फॉस्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो जो मेन टॉपिक थे मैंने आपको वो बताया पहले ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम और डिटेल स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि उसमें पहला टॉपिक ही बता रहा मैं आपको। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स, उसमें नंबर 1 टॉपिक ही है एक्शन ऑफ एयर। एयर का ऑक्शन मतलब एक्शन करेंगे हम तो इसमें तैयार हो जाएगा ऑक्साइड। क्या तैयार हो जाएगा? ऑक्साइड। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 1, पेज फर्स्ट। देखिए ठंडी का असर जो है ना तो नॉन लिविंग थिंग्स पर भी होता है, अपने पर तो हो रहा है, इस पर पूरी जान निकल जा रही साफ करते करते। चलिए देखिए, अब हेडिंग डालिए आप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़े थे? फिजिकल ट्रेंड्स को लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। जो क्वेश्चन आपको रेफरेंस बुक में मिलते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। 15 ग्रुप एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से है? देखिए आज के लेक्चर में तो 2 ही केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो पाएंगे, मतलब इतना डिटेल पढ़ेंगे हम। एक एक्शन ऑफ एयर और सेकंड वाला एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। एक्शन ऑफ एयर और सेकंड एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान से देखिए। नंबर 1 है इसमें एक्शन ऑफ एयर, और एयर की मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान से देख लो आप, जब नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है हाई टेम्परेचर पर तो तैयार करता है बेटा ये नाइट्रिक ऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब लाइटनिंग जो होती है ना, बिजली कड़कती, तो उस वक्त ये रिएक्शन होता, ये होता है वेरी हाई टेम्परेचर पर, और क्या तैयार करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करके हमने क्या तैयार किया? नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, अलग अलग ऑक्साइड बनाएगा। फॉस्फोरस के साथ में भी ऑक्साइड बनाता है, आर्सेनिक के साथ में ऑक्साइड बनाता है, एंटीमनी के साथ में ऑक्साइड बनाता है, और बिस्मथ के साथ में भी ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है ये अपने को डिटेल पढ़ना है। देखिए नाइट्रोजन के साथ में बेटा ये बनाएगा N2O, दैट इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। NO
N2O3, ध्यान से देखिएगा N2O3, उसके बाद में है NO2, N2O4 और N2O5। ध्यान से देखिए, जितने ऑक्साइड है नाइट्रोजन के मैंने लिख दिया बोर्ड पर, कौन कौन से ऑक्साइड बनाएगा। N2O, NO, N2O3, ओके, उसके बाद में NO2, N2O4 और कौन सा N2O5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +1, क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम के लिए, एक ऑक्सीजन एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक नाइट्रोजन एक डोनेट करेगा, 2 नाइट्रोजन 2। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2, ये आएगा बेटा +3, है ना, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड जिसको सिस्के ऑक्साइड बोलते हैं, पता था डिटेल। यहाँ पर +4 आएगा और यहाँ पर भी +4, 4 ऑक्सीजन के लिए सर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5। ओके, नाइट्रोजन के इतने ही ऑक्साइड है जो मैं बोर्ड पर लिखा हूँ। ठीक है, N2O, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। ठीक है, जब हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस का ये कोई ऑक्साइड नहीं है, ये नहीं है, ये वाला रहेगा, ध्यान से देखना है आपको, P2O3। लेकिन इसको हम हमेशा टेट्रामर फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर P पाई D पाई ओवरलैपिंग होता, बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए P4O6 है ना, डायमर से टेट्रामर कर दिए हमने, ये एग्जिस्ट नहीं होता, ये होता एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पर डबल कर दिया P4O8, क्योंकि P2O4 फिर उसका टेट्रामर कर दिया हमने, है ना, P4O8, और ये रहेगा बेटा P2O5, मतलब उसका टेट्रामर P4O10। ध्यान से देखना है आप सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना, इससे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दूंगा। ठीक है, यहाँ तक के कुछ डाउट है क्या आपको? इसके बाद में देखिए आप फॉस्फोरस के नीचे आएगा सर आर्सेनिक, आर्सेनिक का ये वाला रहेगा, देखिए AS4O6, ये नहीं रहेगा सर, ये नहीं, और AS4O10, AS4O10, दो ही ऑक्साइड इसके स्टेबल है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए आर्सेनिक एंटीमनी SB4O10, SB4O10 ये स्टेबल है, बाकी दूसरे स्टेबल नहीं है, और O6 चाहिए यहाँ पर, 10 उधर चाहिए। देखिए SB4O10 है ना, डिकॉक्साइड वाला। बिस्मथ की अगर हम बात करेंगे तो Bi2O3, क्योंकि ये मोनोएटॉमिक होता हमेशा मेटेलिक फॉर्म में है। ठीक है, Bi2O3 है ना, इसको डाइमर लिखे हमने, और यहाँ पर Bi4O और 6, ये Bi क्या लिखे हमने यहाँ पर, देखो इसके हिसाब से N2O3 है, Bi2O3, ठीक है ना, और ये N2O5, तो यहाँ पर Bi2 और ये O5, ठीक है ना, इसको हमने टेट्रामर फॉर्म में लिखे और ये डाइमर। ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड जो है वो नॉन मेटेलिक होते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटेलिक। आर्सेनिक और एंटीमनी, ओके, ये मेटेलॉइड होता है, इसके ऑक्साइड क्या हो गए, एम्फोटेरिक। कौन से ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक, ओके। और उसके बाद में बिस्मथ की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है बेसिक, पता है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, एसिडिक, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक। ठीक है, तो ध्यान से देख लो आप, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या हो गए, एसिडिक। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड क्या हो गए, एसिडिक। आर्सेनिक एंड एंटीमनी ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, जिसके पास में दोनों भी प्रॉपर्टी हो, एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। कौन सी, एसिडिक भी और बेसिक भी, ओके। और बिस्मथ का जो ऑक्साइड है ये होता है बेसिक। ये देख लीजिए पहले आप, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के एसिडिक हो गए, आर्सेनिक एंटीमनी के एम्फोटेरिक, और बिस्मथ का होता है सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सॉरी बेसिक।
यहाँ पर आर्सेनिक, एंटीमनी के एम्फोटेरिक और ये बेसिक, ठीक है ना, यहाँ तक के समझ गए आप। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर, सुनिए आप, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीज होता, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता, याद रखना आप। ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड में, है ना, एसिडिक कैरेक्टर बोलो डिक्रीज हो रहा, ठीक है ना, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका रहता है ना, और टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता, मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहले मैं आपको 2-4 ऑर्डर भी बता देता हूं। हम एक काम करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं ये वाले ऑक्साइड में। ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, इसका अगर हम कंपेयर करेंगे बेटा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है N2O3। उसके बाद में नाम आएगा P4O6 का, समझ में आएगा होगा आपको। इसका देखो, इसका डाइमर कर दिया मैंने इसको, है ना, और फॉस्फोरस का टेट्रामर हो जाएगा, होगा डाइमर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप AS4O6, SB4O6 और Bi2O3, ये होगा बेटा इसका एसिडिक नेचर का ऑर्डर। बेसिक अगर आपको करना है तो इसका उल्टा कर देंगे सर हम, सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला ऑक्साइड रहेगा। इनके कंपेयर में बता रहा मैं आपको, ध्यान से देखना, अभी इसका कंपैरिजन बाकी है, एक एक पॉइंट्स मैं आपको समझाने वाला हूं, बोला ना इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। देखो N2O3, P4O6, AS4O6, SB4O6, Bi2O3, ओके। अब इसके बाद देखिए, अगर आप ये वाला कंपेयर करेंगे तो इसमें भी सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है बेटा N2O5, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही तो एसिडिक नेचर भी डिक्रीज होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर आएगा P4O10, ओके, फिर आएगा AS4O10, ओके, फिर आएगा सर SB4O10 और फिर आएगा Bi2O5। बस ऐसा ही आपको बी हैप्पीली पूरा समझना है, ठीक है ना। क्या ऊपर से नीचे जाने पर, है ना, ऑक्साइड का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा मतलब एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है। ये समझ में आएगा आपको। क्या इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन से वाला रहेगा, ये ऑर्डर बता दिया मैंने आपको, ओके। बेसिक इसका उल्टा कर देंगे हम, बेसिक इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसके बाद मान लो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, ये सारे ऑप्शन देते आपको, क्या इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा, N2O5, N2O4, NO2, N2O3, NO और N2O, बराबर है। तो ध्यान से देख लो आप, मैं इसके लिए कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। इसके लिए कंसेप्ट क्या था, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर अगर डिक्रीज होता है, समझे क्या, तो उस वक्त एसिडिक कैरेक्टर या फिर एसिडिक नेचर ये भी डिक्रीज होता है, बराबर है। एक तो ये कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मेटल और नॉन मेटल का कंसेप्ट लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला कंसेप्ट ध्यान से देखिए, हाँ, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड आपको सारी एग्जांपल दे दिया और उसमें ये पूछा कि इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा, क्योंकि ये भी सोचने वाली बात है। मान लो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया, अरेंज द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, और इसमें ये ऑप्शन दे दिया आपको, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नॉन मेटल का, उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कैरेक्टर, ओके। मतलब यहां पर देखिए, एटम का जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उस एटम का एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां कितना था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, +5, ये +4, +4, +3, +2, +1, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे वीक एसिडिक होगा यहां पर N2O, बराबर है। उसके बाद में थोड़ा सा एसिडिक रहेगा ये वाला, है ना, ये कंपैरिजन के हिसाब से N2O3। देखिए बेटा ध्यान से आप, NO2 ये दोनों का इक्वल रहेगा क्योंकि इसका डाइमर फॉर्म है ये N2O4, ओके, और ये है बेटा N2O5, करेक्ट वाला ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ये
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ओके, नॉन मेटल ऑक्साइड में भी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन से वाला रहेगा, जो मैंने आपको बता दिया। अगर हम बात करेंगे बेटा यहां पर फॉस्फोरस की, तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन से वाला रहेगा, ये वाला रहेगा सर, P4O10। उससे कम ये रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर सर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा, देखो मतलब यहां पर क्या लिखे हमने, N2O3 लिखे थे, यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो एक फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 + 3, यहाँ पर कितना आएगा +4, सेम इसकी जैसी, और ये +5, इसमें +5, यहाँ पर +3, ये +3, ये +3, ये +5 और ये भी प्लस, ये तो समझ में आएगा ना आपको नाइट्रोजन के सेंस पर से। अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो देखिए P4O6 या फिर P2O3 भी देगा आपको, है ना, उसका डाइमर फॉर्म P2O3 का। ये देखिए बेटा P4O8, ओके, और P4O10, ये होगा इसका ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा इसमें, P4O10, उससे थोड़ा कम P4O8, उससे कम P4O6, याद रखेंगे, ठीक है ना। और यहां पर अगर हम इसकी बात करेंगे कौन सा, मेटल वाले की, तो सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा, ठीक है ना। चलो यहां तक क्या आपको समझ में आ गया। और इसमें खास बात आपको ये बतानी थी, देखिए कि N2O एंड NO बोथ आर न्यूट्रल ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड होंगे बेटे, न्यूट्रल ऑक्साइड। और जहां तक कि हम पढ़ते हैं कि मोनोऑक्साइड, चाहे तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड बोलो या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बोलो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं। समझ में आया कि जैसा CO2 हम एसिडिक बताते थे, ऐसा कुछ ना कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए N2O3, इसको नाइट्रोजन सिसकी ऑक्साइड भी बोलते हैं हम। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना है। N2O3 जहां पर रेशो 2:3 आ जाए तो इसको बोलेंगे हम नाइट्रोजन सिसकी ऑक्साइड। तो सिसकी ऑक्साइड के लिए रेशो ही चाहिए आपको 2:3। कितना चाहिए रेशो, 2:3, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक N2O5 रहेगा, उससे कम N2O4, फिर NO2 दोनों का इक्वल रहेगा क्योंकि इसका ही डाइमर फॉर्म है। ये N2O3 NO और +1, ठीक है। तो ये वाले जो है तो ये एसिडिक होते हैं, इसलिए बताया मैंने आपको। देखो सेम कंसेप्ट आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है, याद रखेंगे आप। N2O5 सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा इसमें, बराबर है। और अगर हम कंपेयर भी करेंगे तो सारे ऑक्साइड्स में सबसे ज्यादा एसिडिक ये आ रहा, सारे ऑक्साइड्स में, ठीक है ना। देखिए फिर उससे कम N2O4 NO2 इक्वल है N2O3 NO और N2O, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना है अभी, ठीक है। देखिए अच्छा यहां तक क्या आपको समझ में आ गया। तो देखो यहां पर हमने क्या क्या प्रूफ की कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी है, +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताया था नाइट्रोजन और कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, ठीक है ना। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी बताता है, -2 भी बताता है, और -3 भी बताता है, और 0 भी बताता है। इसलिए लिखते थे ना कि 15 ग्रुप एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेकर के +5 तक के होता, ठीक है। तो मैं वो भी समझाता आपको। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 2 निकाल लो। देखिए बेटा ध्यान से, अभी हम नाइट्रोजन की बात करते, ठीक है। जहां पर नाइट्रोजन का हमने प्रूफ तो कर लिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेकर के +5 तक के, लेकिन -3 -2 -1 और 0 वाली एग्जाम्पल बाकी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन कैन शो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन जो है ये -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अब वो हम प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। देखिए नाइट्रोजन कैन शो -3 -2 -1 0
+1 +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो आपके पास प्रूफ करके दे दिया मैंने कि यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट बताया है ना। देखिए HNO3 में भी नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। 3 ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन ने डोनेट कर दिया, ओके, और 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन करेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए HNO2, ओके, यहां लिखते हैं हम HNO2 है बराबर कि यहां पर नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा सर। कैसा? 2 ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 1 हाइड्रोजन ने डोनेट कर दिया, 3 नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ठीक है ना। देखिए इसके बाद मैं आपको समझाता हूं -3 वाले एग्जांपल। NH3, देखिए 1 हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन को, ओके, 2 हाइड्रोजन एटम 2 और 3 हाइड्रोजन एटम 3। तो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3। समझ में आ गया आपको? ठीक है। उसके बाद देखिए -2 वाली एग्जांपल, NH2 बॉन्ड NH2 दैट इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन। क्या है? हाइड्राजीन, ओके। देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम जनरली कैसे निकालते हैं? कितने N है? 2 N है सर, प्लस H कितने हैं? 4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े ये, ओके। सो ट्वाइस N इज इक्वल टू -4 और N इज इक्वल टू -4/2 दैट इज -2। आगे समझ में आपको? यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? -2, ठीक है। अब -1 वाला एग्जांपल भी देखिए आप, NH2OH। अगर इसको हम आयोनिक फॉर्म में लिखना चाहे तो देखिए NH2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, मतलब OH का ऑक्सीडेशन स्टेट आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं -1, ठीक है, या फिर ऐसे बता सकते हैं N कितने बेटा इसमें? 1 है, ओके। H कितने हैं? 2 और 1 3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी बता सकते हैं। कितना आ रहा? N + 3 -2 इज इक्वल टू 0, सो N + 1 इज इक्वल टू 0 और N इज इक्वल टू -1, बराबर है। तो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? -1, ठीक है ना। अब कौन से वाला बच्चा जो प्रूफ करना बाकी है? दैट इज 0। पता है आपको, जो एलिमेंट का नेटिव स्टेट होता है, एलिमेंटल स्टेट होता है, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जो एलिमेंट्स अनकम्बाइन होते हैं, नेटिव स्टेट में होते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है। ये लेक्चर अपना पूरा अवेलेबल है यूट्यूब पर, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक बार पढ़ लेना आप, 4-5 ही लेक्चर में पूरा फिनिश कर दिया मैंने उसको, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। फॉस्फोरस की मैंने आपको कौन कौन से बताया था स्टेबल वाले ऑक्सीडेशन स्टेट? फॉस्फोरस की देखिए बेटा +3 +5, उसी के साथ साथ फॉस्फोरस शो करता है, देखिए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी और +1 वाला भी। देखिए -2 की एग्जांपल लिखी हमने यहाँ पर PH2 बॉन्ड PH2, जैसे बेटा हमने यहाँ पर बताया हाइड्राजीन। क्या बताया? हाइड्राजीन। सेम कंसेप्ट, इसका नाम है डाइफॉस्फीन, ठीक है। देखिए खास बात की कि नाइट्रोजन -3 में ज़्यादा स्टेबल रहता। अगर यहाँ पर हम फॉस्फोरस का -3 वाला भी बताएगा आपको, तो देखिए ये बता देता हूँ, पहले इसकी डिस्कस कर लेते हैं। NaH2PO2, देखिए सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड नाम है इसका, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ध्यान से देखिए, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है। Na कितने? 1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर +1 है इसका, प्लस H कितने हैं? 2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नॉन मेटल के साथ है ना, प्लस P + 2 × -2 इज इक्वल टू 0, बराबर है। कोई चार्ज है क्या कॉम्प्लेक्स पर? नहीं है। देखिए बेटा कैसे लिखेंगे इसको, +1 + 2 कितना? +3, ओके, प्लस P -4 इज इक्वल टू 0, बराबर है। सो P इज इक्वल टू प्लस का उधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस दैट इज +1, हो गया। इसकी एग्जांपल देखिए आप, PH3 जैसे हमने NH3 लिखे थे, है ना, लेकिन इसका हाइड्रेट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता, ओके, +1 और ये +1 PH3, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको? P3
देखिए, और उसी के साथ साथ ये +4 भी बताता ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तीनों चीज़ें अभी प्रूफ करना बाकी है। मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझाता हूँ। जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आया था, इस पर कैसा क्वेश्चन पूछा था वो समझाता आपको। ठीक है, नाइट्रोजन का समझ गए आप, डिटेल स्टडी। ठीक है ना, एक एक पॉइंट्स याद रखना आपने। देखो, जब तक कि हम डिटेल क्वेश्चन या फिर डिटेल स्टडी नहीं करेंगे तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन तो नॉर्मल बच्चे भी कर लेते। समझ में आ रहा है क्या? मतलब देखो, क्या यहाँ पर ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा जितना, ये सारे क्वेश्चन जो है एब नॉर्मल है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करेंगे वही बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। ठीक है, यहाँ तक के समझ गया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। पेज नंबर 3, चलिए पेज 3। ठीक है, देखो बेटा, फॉस्फोरस का समझाया था मैं आपको, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। देखिए, और हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे कर रहे, ये मतलब यहां पर आपको कंसंट्रेशन करना है। देखिए ध्यान से, P4O6, P4O8 और P4O10। देखिए, P4O6, ठीक है, P4O6, P4O8 और P4O10। देखिए, P4O6, P4O8 और P4O10 बराबर है। ध्यान से देख लो, P कितने प्रेजेंट है इसमें? 4 है सर। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करा, आपको क्लास में याद हो जाना है। देखिए ध्यान से, P4O6, P4O8 और P4O10। ठीक है, देखिए यहां फॉस्फोरस कितने? 4 है सर। ये एक फॉस्फोरस, ये दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा और ये चौथा, बराबर है। हर फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन लगाना है, मतलब पीओपी आपको तैयार करना है। क्या लगाएंगे? पीओपी हर फॉस्फोरस के बीच में। तो एक ये लगा दिए सर हमने, दूसरा ये लगा दिए, थर्ड ये लगा दिए, फोर्थ और है सर बाकी ये वाला, सही है। और ये भी बाकी है सर, ये भी लगा दिया हमने। देखिए आप बेटा ध्यान से, P4O6 हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन P4O6। और फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करके बॉन्ड तैयार कर दिए। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी थी हर फॉस्फोरस पर। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो यहाँ पर PO बॉन्ड P कितने हैं? P बॉन्ड O बॉन्ड P, ये है टोटल बेटा 6 बॉन्ड। कितने? 6 बॉन्ड। ठीक है ना। P4O8 देखिए आप, सेम 1 2 3 और ये 4। यहां पर आपको लगाना है POP, POP 3 4, ओके 5 6। सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ। कितने ऑक्सीजन बाकी है इसमें? 2। तो यहां पर आपको P डबल बॉन्ड O लगाना है बेटा, और एक जगह आपको P डबल बॉन्ड O लगाना है। ये लोन पेयर एज इट इज रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है खास। 2 ऑक्सीजन बढ़ गए, 2 P डबल बॉन्ड O लगा दिया हमने। ठीक है, इसके बाद देखिए P4O10, P4O10। देखिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसा करेंगे? एक फॉस्फोरस, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। एक POP, सेकंड POP सर, ये थर्ड वाला POP, ये फोर्थ POP, ये फिफ्थ POP, ये 6 POP। P4O10 बताया मैंने आपको, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ध्यान से देखना, आपको एक नया टॉपिक बताने वाला हूं यहां से रिलेटेड में। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, क्या 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच है और एक पाई बॉन्ड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। सारे फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर भी इसकी भी अगर हम बात करेंगे तो ये सारे क्या रहेंगे बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। इसकी भी अगर हम बात करेंगे तो ये सारे फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो P डबल बॉन्ड O तैयार हुआ, इसमें होता है P पाई D पाई ओवरलैपिंग।
समझ में आ रहा है क्या? और नाइट्रोजन में होता है पी पाई ओवरलैपिंग, वो डिटेल आपको समझाना है, ध्यान से देखिए। ये समझ गया? देखिए जेई में शायद क्वेश्चन ये वाला था, ये था, दो में से एक था कि इसमें पीओपी बॉन्ड कितने परसेंट है, तो आंसर सभी का 6 है। पीओपी कितने है इसमें? पीओपी 6 है सर, और यहाँ पर भी पीओपी ये भी 6 है सर। ओके चलिए ध्यान से देखिए, पीओपी 6, ठीक है ना। देखिए ध्यान से आप, क्या यहाँ पर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का हो रहा है पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में, जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो मिलके बॉन्ड तैयार करेगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ पर पी पाई होता। क्यों होता ध्यान से देखिए आप। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ बेटा N2, क्या लिखा हूँ N2 है ना, नाइट्रोजन, ठीक है, शायद मैंने कल भी बताया ये नाइट्रोजन का N2 पी पाई ओवरलैपिंग, याद नहीं? देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। ओके देखिए बेटा एस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 है सर, और पी में कितने हैं? 3, 1 2 3 है, ठीक है ना। अब ये हमारे को पता है कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जो तैयार, मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो तैयार कैसा होगा वो समझना है। देखिए यहाँ पर ये लिखे हमने 2s 2px 2py और 2pz, तो मैंने यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल कौन से वाले भी कंबाइन कर सकते हैं आप, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीन में से कोई एक, और ये एक एस ऑर्बिटल हमने यहाँ पर ये दोनों को ज्वाइन कर दिया और ये तैयार होगा बेटा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या तैयार होगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये नाइट्रोजन फर्स्ट वाला था सर, सेकंड वाला नाइट्रोजन भी सर ऐसे ही करेंगे कि यस, देखिए बराबर है, क्या बना देंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां तक क्या आपको कोई डाउट है क्या? अब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये कहां पर होगा? एक्सिस पर होगा। कहां पर होगा? एक्सिस। देखिए यहां लिखे बेटा हमने नाइट्रोजन, ध्यान से देखना आप सभी को। ओके देखिए बराबर है, ये थोड़ा सा लोब ऐसा बता देते हैं हम, इसका लोब इधर उसका इधर, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास? 3, 2 और ये 3, ठीक है। पी वाई और पी जेड के जो ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये है बेटा अनहाइब्रिड। क्या है सर? ये अनहाइब्रिड है, बराबर है ना। कौन से ऑर्बिटल है ये? अनहाइब्रिड। तो देखो यहां लिखे हैं हमने पी वाई और ये है सर पी जेड पी वाई। कोई डाउट है आपको इसमें? ठीक है नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, ये N, ये नाइट्रोजन, इसके पास में सर 3 इलेक्ट्रॉन थे, हो गए बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, ये एक इधर आ जाएगा, एक नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर देखिए पी जेड, ये बता देते हैं हम ऐसा, पी जेड और ये पी वाई, बराबर है सर। इसके पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास में एक अनपेड है, इसके पास में एक अनपेड, इसके पास में एक अनपेड, है ना। देखिए यहां पर ये आपस में मिल करके तो एक सिग्मा बॉन्ड बना दिए। कौन सी बॉन्ड बना दिए? सिग्मा बॉन्ड बना दिए, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहां पर पी जेड, ये है पी जेड और ये है सर पी वाई, पी जेड मिल करके एक पाई बॉन्ड बना रहा और पी वाई मिल करके एक पाई बॉन्ड बना रहा, बराबर है। तो ये मॉलिक्यूल बेटा ऐसे तैयार हुआ था, देखिए एन पहले सिंगल बॉन्ड बना था, है ना, फिर ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, और 2 ये पाई बॉन्ड, एक पी वाई से तैयार होगी सर और एक पी जेड से, बराबर है ना। और ये एक बॉन्ड जो तैयार हुई एक्सिस पर, ये रहेगी सिग्मा बॉन्ड, जो हम जनरली शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है हमेशा कहाँ पर तैयार होती है? एक्सिस पर, ठीक है। यहाँ तक के समझ गया? मतलब इसमें ओवरलैपिंग कौन सा होगा बेटा बोलो? यहाँ पर हुआ सर ओवरलैपिंग, वो आपको दिखाई दे रहा है पी पाई ओवरलैपिंग, एक नाइट्रोजन एटम का पी ऑर्बिटल, दूसरे नाइट्रोजन एटम का पी ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है। एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से नाइट्रोजन जो है हमेशा पी पाई ओवरलैपिंग ही करेगा मल्टीपल बॉन्ड तैयार करने के लिए। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड एन की, है ना, तो यहाँ पर भी 2 पी पाई ओवरलैपिंग होगी, ओके। सी ये एन डबल बॉन्ड ओ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी पी पाई ओवरलैपिंग होगा सर, समझ में आ गया ना आपको। लेकिन फॉस्फोरस का साइज तो बड़ा है, उसका इलेक्ट्रॉन जो तो डी ऑर्बिटल में भी एंटर हो सकता। कहां पर एंटर होगा? डी ऑर्बिटल में। देखिए बेटा ध्यान से आप,
फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 और 3d0। ठीक है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर देखिए, क्या एक्साइटेड स्टेट में मतलब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर एंटर कर दिया फॉस्फोरस का, कैसा आएगा P। देखिए बेटा हमने यहाँ लिखे Ne 3s2 3p3 और 3s1 3d 3p3 3d1 बराबर है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास में? 5 हो गए सर। कितने हो गए? 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए क्या इसमें ये जो तैयार होता है sp3 हाइब्रिडेशन से तैयार हो रहा, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। ओके, यहाँ पर ये क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिडेशन से तैयार हो रहा। ओके, यहाँ तक के समझ गए ना? देखिए 1 s और 3 p, 1 2 3 है ना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब एक ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम, ये तो इसके साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये तो आपको पता है, ये तो सिग्मा रहता ना। और इसके हमारे को डिस्कस भी नहीं करना है, डिस्कस आपको कौन से टॉपिक से करना है, इससे रिलेटेड p डबल बॉन्ड ओ कैसे तैयार होगा। समझ में आ रहा ना? देखो 3 ऑक्सीजन एटम ने शेयरिंग की, 1 ऑक्सीजन 2 3, यहाँ लिखा मैंने p। ठीक है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान से देख लो आप। एक ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, फिर ये ऑक्सीजन दूसरे के साथ में शेयरिंग करेगा वैसे ही, है ना। ये दूसरा ऑक्सीजन सर, और ये तीसरा ऑक्सीजन, नो डाउट बराबर है। ऑक्सीजन के पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते? 2। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 6 रहते ना। ये सर डॉट बताते हैं हम जनरली, लोन पेयर लिखते नहीं, इसको ये समझना पड़ता अपने को। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस के पास में अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बाकी है? देखो 3, 1 बाकी है, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और ये मिलकर के एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया, बनाया सिग्मा बॉन्ड। लेकिन फॉस्फोरस के पास में और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बाकी है, कौन से वाला? डी ऑर्बिटल का। कौन सा? डी ऑर्बिटल का। और ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4, s में 2 इलेक्ट्रॉन है सर, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 बराबर है। तो एक देखो, एक ऑक्सीजन एटम ने शेयरिंग करके तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया, फिर भी इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बाकी है, बराबर है। तो ये ऑक्सीजन एटम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किससे? फॉस्फोरस से। और फॉस्फोरस का कौन सा इलेक्ट्रॉन है? डी ऑर्बिटल का, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो ये मिलकर के आपस में ऐसा p डबल बॉन्ड O बना देगा, और ये सिंगल बॉन्ड, बराबर, इससे मॉलिक्यूल अटैच है। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रहा, ये हो रहा बेटा, देखिए डी पाई और ये p पाई ओवरलैपिंग, मतलब फॉस्फोरस का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का कौन सा? p ऑर्बिटल, ये मिलकर के पाई बॉन्ड बना रहा ना। इसलिए नाइट्रोजन के अलावा जो एटम है, कौन से? 15 ग्रुप एलिमेंट्स के, वो मल्टीपल बॉन्ड जो तैयार करते हैं वो डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग से करते हैं। कौन से ओवरलैपिंग से? डी पाई और पी पाई, याद रखेंगे। और फॉस्फोरस के बीच में कभी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों एटम का साइज बड़ा है, और साइज बड़ा होने की वजह से रिपल्शन होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसलिए अट्रैक्शन हो रहा। और अट्रैक्शन देखो अट्रैक्शन होने पर कौन सी बॉन्ड बना रहे? डबल बॉन्ड। और ओवरलैपिंग कौन सा होगा इसमें? पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग। मतलब क्या हो रहा है? फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल। ओके, और ये हम डिटेल स्टडी और डबल पढ़ेंगे किसमें? केमिकल बॉन्डिंग में। अभी टॉपिक निकला, मैं आपको सिर्फ हिंट्स बताया इससे रिलेटेड, ठीक है ना। डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं कि SO3 में कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि उसको मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ पर अगर आपको आर्सेनिक पूछता है तो AS लगा दो आप, एंटीमनी पूछता है तो SB लगा दो, और बिस्मथ पूछता है तो BI लगा दो, है ना। तो ये मोर देन सफिशिएंट हो गया अपना टॉपिक। तो क्या था बताइए? ये टॉपिक था सर एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये वेरियस ऑक्साइड तैयार करता, कर दिया इसने रियल में बहुत सारे ऑक्साइड। और यहाँ से हमने क्या क्या सीखे कि सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा रहेगा, बराबर है। उसी के साथ साथ अगर हम ग्रुप के हिसाब से देखेंगे ऑक्साइड, तो सबसे ज़्यादा कौन से वाला? नाइट्रोजन का आता है एसिडिक, ठीक है ना। और डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता, मतलब बेसिक वाले ये रहेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 4। हाँ, तो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड टॉपिक है बेटा इसमें एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी आपको डिटेल पढ़ना है, ध्यान से देखना है सारे बच्चों को। देखिए एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ
15 ग्रुप एलिमेंट्स जब रिएक्शन करेगा तो ये वेरियस हाइड्रेट तैयार करता है, बहुत सारे ये हाइड्रेट तैयार करेगा और उन हाइड्रेट का हमारे को डिटेल स्टडी करना है। देखिए ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। मान लो मैंने यहां पर लिखा हूं नाइट्रोजन, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रेट बना दिया बेटा 2 मोल और इसके 3 मोल, है ना। तो ऐसे ही ये हाइड्रेट बनाएगा। ध्यान से देखिएगा आप, NH3 जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। PH3 यहां पर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ASH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, SbH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और BiH3 इस पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना हाइड्रेट। जब 15 ग्रुप एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रेट बनाता है, ये बना दे इसने हाइड्रेट, ओके। अब यहां पर आपको देखो क्या क्या पढ़ना है। क्या इन हाइड्रेट में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, थर्मल स्टेबिलिटी किसका रहेगा, उसके बाद में रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, ये डिटेल स्टडी करेंगे अपन, ठीक है ना। इसलिए बोला था मैंने कि टॉपिक थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हाइड्रेट तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर ये जो NH3 तैयार हुआ, PH3 Sb, है ना, ये वाले हाइड्रेट जो तैयार होते हैं, these hydrate are formed by the sp3 hybridization। देखिए ध्यान से आप, all these hydride are formed by the sp3 hybridization। ये सारे हाइड्रेट कैसे तैयार होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हो तो इसका ज्योमेट्री होना चाहिए बेटा टेट्राहेड्रल। कौन सा होना चाहिए ज्योमेट्री, ज्योमेट्री चाहिए सर इसका टेट्राहेड्रल। हमारे को पता है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री कौन सा रहता है, टेट्राहेड्रल। बट ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर अकॉर्डिंग टू VsEpR3, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उस वक्त उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डिस्टोर्ट होता। क्या होता, डिस्टोर्ट, डिस्टर्ब होता, और ये स्ट्रक्चर तैयार करता है पिरामिडल या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल। देखिए, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए। तो पहले हम डिटेल बात कर लेंगे। देखिए, नाइट्रोजन बता देता हूं आपको, एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है सर इसके, s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और p में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिए आप 1 2 3, यहां तक के समझ गए। यहां हम इन ऑर्बिटल को कंबाइन कर देते हैं, कर दे कंबाइन, तैयार होंगे इसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए आप ध्यान से, ये तैयार कर दिए यहां पर हमने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, s एक कंबाइन किए और 3p, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए बेटा, नाइट्रोजन एक अनपेयर्ड, दूसरा अनपेयर्ड और ये तीसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बराबर है ना। और लोन पेयर कितने बाकी है इस पे सर, यहां पर लोन पेयर बाकी है अभी एक, पेयर एक है, बराबर है। यहां तक के समझ में आ गया ना। अब इससे बॉन्डेड एटम, इससे जुड़ा हुआ जो एटम है वो कौन से वाला है, तो सर इससे बॉन्डेड एटम है हाइड्रोजन। कौन सा है, हाइड्रोजन। और कितने हाइड्रोजन है, 3। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है ना। देखिए, अच्छा इन ऑर्बिटल को अगर मिक्स करेंगे तो ऐसा भी स्ट्रक्चर बनता है इसका। देखिए ये लोन पेयर हो गए सर, ओके, 1 2 3, बराबर है। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 और 3, है ना। मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, मिक्स करने पर इसका शेप चेंज होगा। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा आपने लास्ट ईयर में। देखिए, तो यहां पर नाइट्रोजन के पास में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है ना।
अब हाइड्रोजन है, इससे बॉन्डेड एटम, कितने हाइड्रोजन जुड़ा है इसमें? 3 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 और s ऑर्बिटल का शेप कौन सा रहता है बेटा? स्फेरिकली शेप। तो देखिए ये हाइड्रोजन एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ओके, तीसरा हाइड्रोजन एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। सो वी कैन से दैट ओके दीज हाइड्रेट, सारे हाइड्रेट कैसे होगा हाइब्रिडाइजेशन? वी कैन से दैट दीज हाइड्रेट आर फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कौन से हाइब्रिडाइजेशन से तैयार हो गए? sp3। समझ में आ गया आपके? देखो ये है, और इनका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। कौन सा होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो कहीं अगर आपको पिरामिडल दिखता है लिखा हुआ तो डोंट वरी, एक ही बात है, ट्राइगोनल पिरामिडल। समझ गया आप? तो ट्राइगोनल पिरामिडल कब होगा? जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, बराबर है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और 2 लोन पेयर हो तो उसका शेप होता है वी शेप और एंगुलर, जो वाटर मॉलिक्यूल का रहता, और आपने पढ़ा होगा VSEPR थ्योरी में। ठीक है, चलिए यहां तक क्या आपको समझ में आ गया? अब दूसरी बात देखिए, क्या इसका देखो, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा तो इसका बॉन्ड एंगल हमेशा फिक्स रहता 109 डिग्री एंड 28 मिनट। लेकिन कब? जब सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हो, देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब यहां पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। और इन केस अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। देखिए रिपल्शन कैसा होगा, क्या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेगा, इधर से इसको भी रिपेल करेगा। मतलब बीच में नाइट्रोजन, मान लो आप, एक हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल कर रहे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है ना? देखिए इधर भी रिपेल कर रहा और इधर भी रिपेल कर रहा, बराबर है। अब दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि ये बॉन्ड पेयर है ना, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से नाइट्रोजन इनको इधर से भी रिपेल कर रहा। मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे हैं, ये लोन पेयर है और ये कौन से है? बॉन्ड पेयर। दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा। जब ये नीचे आने की कोशिश करेंगे तो नाइट्रोजन इनको रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर, और रिपेल करने की वजह से देखो बॉन्ड एंगल इसका डिक्रीज होगा, और बॉन्ड एंगल रहेगा बेटा इसका 107 डिग्री एंड 18 मिनट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, देखिए आप, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच में, जब सारे इलेक्ट्रॉन कौन से हो? लोन पेयर हो। उससे थोड़ा सा रिपल्शन कब होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। देखिए आप, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होगा रिपल्शन। उसके बाद में आएगा बेटा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ये होगा इसका ऑर्डर। ओके, ध्यान से देखिए। तो बेटा ध्यान से देखिए कि यहां पर नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से नाइट्रोजन, ठीक है, इनको रिपेल कर पाएगा, बराबर है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिपेल नहीं कर पाएगा। जब ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगा तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा, ये वाला जो बताया मैंने आपको, 107 डिग्री एंड 18 मिनट्स। कितना? 10। देखो ऊपर से तो इसको लोन पेयर धक्का दे रहा है, इसको हाइड्रोजन एटम को, तो बॉन्ड एंगल गिरने करेगा, कम होगा, ठीक है ना। लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो नाइट्रोजन भी इसको रिपेल कर पाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा रिपेल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर देखो, क्या ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से थोड़ा सा नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, और इसका बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो रहेगा 107 डिग्री एंड 18 मिनट्स, ठीक है। अब मैं सारे हाइड्रेट की बात आपको सुनाता हूँ। देखिए जैसा यहाँ लिखे बेटा हमने NH3, स्ट्रक्चर तो समझ गए होंगे आप। फिर लिखे हमने PH3, फिर लिखे हमने ASH3, ओके, SbH3 और BiH3। तो बेटा इसका बॉन्ड एंगल तो आपको समझ में आएगा 107 डिग्री एंड 18 मिनट्स, नो डाउट, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि फॉस्फोरस का साइज थोड़ा सा बड़ा है किससे? नाइट्रोजन से। तो फॉस्फोरस यहाँ पर इसको खतरनाक रिपेल करेगा हाइड्रोजन एटम को, ऊपर से लोन पेयर कर रहा है, यहाँ से ये करेगा, और रिपेल करने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल देखिए, इसका तो ये रहेगा 90, इसका 91.3, इसका 91.6 और ये रहेगा 93.6। मतलब सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा फिर इसमें? देखिए
यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है ना। देखिए सबसे ज़्यादा रिपल्शन तो इसमें कर पाया नाइट्रोजन एटम, क्योंकि साइज छोटा था और धक्का दे दिया उसने, बराबर है। और इसका कंपेयर करेंगे हम, देखिए फॉस्फोरस का साइज तो बड़ा है और सबसे ज़्यादा साइज किसका है, बिस्मथ का। अब बिस्मथ का साइज बड़ा होने की वजह से ये हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा रिपेल नहीं कर पाएगा जितना ज़्यादा नाइट्रोजन ने किया। समझ में आ रहा है क्या? जैसा देखो यहाँ पर अगर हम Bi लगा देंगे, देखिए मैं लिख देता हूँ ऐसा, PH3, ओके, और AS ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H3, ओके, SB ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये H3, ओके, और BiH3। देखिए यहाँ पर बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा है, तो देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसका साइज बड़ा है। और साइज बड़ा अगर हो तो रिपल्शन कम होगा। सॉरी, मैं इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि यहाँ पर फॉस्फोरस का रिपल्शन ज़्यादा होगा, है ना, शुरुआत में बताया, मतलब 5 से 6 मिनट पहले। तो देखिए यहाँ पर जब रिपल्शन बहुत कम होगा तो बॉन्ड एंगल इसका डिक्रीज होगा, और बॉन्ड एंगल BiH3 का होता है बेटा 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। SbH3 का 91.3 डिग्री, ओके, AsH3 91.6 डिग्री, ओके, और PH3 का बॉन्ड एंगल है 93.6 डिग्री, और नाइट्रोजन का रहेगा 107 डिग्री एंड 18 मिनट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का साइज छोटा है, और छोटा होने की वजह से ये बॉन्ड पेयर को इजीली रिपेल कर पाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल इतना रहेगा। ठीक है। देखिए अभी मैंने क्या एक्सप्लेन किया इसमें, हाइड्रेट में, क्या दीज हाइड्रेट आर फॉर्म बाय द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए था इसका? टेट्राहेड्रल चाहिए था, ज्योमेट्री, ओके, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। कौन सा? ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका होगा? लोन पेयर के बीच में होता है, उससे कम होगा बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। ओके, ये देखिए फिर बाद में मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन रियल में इसमें कौन सा होगा? sp3। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर तो हम हाइब्रिडाइजेशन बता दे रहे हैं, क्या इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बट अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल, ध्यान से सुनिए आप, अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल के हिसाब से ड्रैगोस का ये कहना है कि PH3, AsH3, SbH3 और BiH3 मतलब 15 ग्रुप एलिमेंट्स है ना, 15 ग्रुप एलिमेंट्स के सेकंड एलिमेंट के पास से नीचे तक के, 16 ग्रुप एलिमेंट्स सल्फर से लेकर के नीचे तक के, 17 ग्रुप एलिमेंट्स है ना क्लोरीन से लेकर के नीचे तक के जो एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स में बोले हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं। एक नया कंसेप्ट है, ध्यान से देखो, बोले हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं। अगर हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता था और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले अगर प्रेजेंट है तो रिपल्शन होने पर भी बॉन्ड एंगल इतना ज़्यादा नहीं गिरता था। कितना बॉन्ड एंगल? 90 तक के आ गए ना। होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 109 डिग्री, तो इससे थोड़ा कमोबेश मान लेते हम। वाटर का उसने एक्सेप्ट कर लिया, अमोनिया का एक्सेप्ट कर लिया कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा, बराबर है। लेकिन देखो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा तो बॉन्ड एंगल इतना ज़्यादा नहीं गिरता बोले। ठीक है, मतलब ड्रैगोस ने इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। किसके वाले? PH3, AsH3, SbH3, BiH3। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स, ऑक्सीजन से नीचे वाले H2S, H2Se, H2Te, जिनका बॉन्ड एंगल 90 के अप्रॉक्स में आता, 90 के नज़दीक में आता। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा और स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है ना। चलिए एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 5 निकाल लो जल्दी से। देखिए दूसरी बात यह है, क्या इन हाइड्राइड में सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका, कौन से वाले हाइड्राइड का रहेगा, वो समझेंगे हम। ध्यान से देखिए, बेसिक कैरेक्टर, उसके बाद में थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर,
चलिए देखिए, इसमें ए सब टॉपिक है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर, ओके। देखिए, हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा NH3। क्यों होगा वो मैं आपको समझाता हूं। उसके बाद में है PH3, ओके, ASH3, SBH3 और BIH3। ध्यान से देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा रहेगा इसमें? NH3 और PH3। ये वीकली बेसिक होता है, ठीक है, और इनका बेसिक नेचर नहीं होता, ये भी खास बात है। मैं आपको ऑर्डर ये बता रहा है क्या सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा रहेगा इसमें? NH3 वाला, ठीक है। ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल, ड्रैगोस का ये कहना है अगर रियल में इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3, ओके। देखिए, अगर रियल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, ओके। बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो तो लोन पेयर कितने रह सकते हैं? एक तो एक रहेगा या फिर दो रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया अमोनिया में कितने लोन पेयर है? एक है। तो रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल तो डिक्रीज होगा, लेकिन इतना ज़्यादा थोड़ी ना डिक्रीज होने वाला। क्या 109 से लेकर के डायरेक्ट एंगल चलेगा 90 पर? समझ में आ रहा है क्या? तो ड्रैगोस ने बताया क्या, देखिए जैसा हमने मान लिया यहाँ पर क्या अमोनिया का एंगल होता है 107 डिग्री एंड 28 मिनट्स, ओके, ये सॉरी 18 डिग्री 18 मिनट्स, ओके। PH3 देखिए आप, PH3 ASH3, ओके, SBH3 और उसके बाद में है BIH3। ये है 90, 91.3, 91.6 और ये 93.6। ड्रैगोस का ये कहना था क्या अगर रियल में इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता तो बॉन्ड एंगल इनका इतना कम नहीं होता था। वो इसलिए नहीं होता था, देखिए आप, क्या रिपल्शन होता था तो इतना ज़्यादा इतना बड़ा डिफरेंस थोड़ी ना आने वाला एंगल का। कितना एंगल का डिफरेंस आ जा रहा है इसमें? सोचिए आप थोड़ा सा, 19 का डिफरेंस आ रहा बिस्मथ के साथ में। तो ड्रैगोस ने ये कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया, बराबर है। उसने ये बोला कि यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो हम बता रहे वो नहीं होता। उसका ये कहना था, देखिए आप, ये बात निकल गई इसलिए बता रहा, क्या मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा हूँ PH3, ओके, तो इसका ये कहना था क्या, मतलब मान लिया फॉस्फोरस इसका एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 और 3p3 ऐसा था बेटा। देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं ये एज इट इज है, ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं हो रहे। ध्यान से देखिए आप, ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट हुए क्या? नहीं हुए, ठीक है। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिल करके एक बॉन्ड बना दिए। देखिए बेटा 1 2 3, एक H, सेकंड H, थर्ड H और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। मतलब यहां पर S एज इट इज है क्या? नहीं है, है सर, S एज इट इज है और S इसमें रहेगा बेटा 100%। ध्यान से देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है ये। S का कैरेक्टर यहां पर कितना है? 100%। और यहां पर ये है p ऑर्बिटल, ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता बेटा तो इसमें S कैरेक्टर होता था 25%, बराबर है। और जितना ज्यादा एसिड, जितना ज्यादा S कैरेक्टर हो उस मॉलिक्यूल में एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? sp, फिर sp2 और ये sp3। देखिए बेटा, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर कितना है सर? 50% है यहाँ पर, ये 33.33% है सर, और ये 25% है, बराबर है ना बेटा। देखिए जितना ज़्यादा s कैरेक्टर रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक। अब सिंपल सी बात है, अमोनिया में बराबर है कितना परसेंट है s कैरेक्टर? 25% है, बराबर है। मतलब इसलिए अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर देखो आपको बुक्स में मिलता होगा ऐसे लिखा हुआ क्या अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, जो मैंने आपको बताया ना वो कंसेप्ट सही है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये ऑर्डर बराबर है। इसको हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं। देखिए फॉस्फोरस जो है PH3 जो है बेटा,
ये होता है वीक बेसिक, बराबर है, और इनका बेसिक नेचर नहीं होता। तो डायरेक्टली मीनिंग इसका ये आ रहा ना, क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर कितने परसेंट है, 100%, बराबर है। जब यहाँ पर एस कैरेक्टर मतलब यहाँ पर मिक्सिंग और रिकास्टिंग हुआ ही नहीं, तो ये बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा और ये क्या रहेगा, एसिडिक। समझ में आ रहा? तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है इसमें, NH3, फिर उससे थोड़ा वीक PH3, ये ऑर्डर के हिसाब से है, ठीक है। फिर ASH3, SBH3 और BiH3। समझ में आ गया आपको? ड्रैगोस रूल मैं आपको शॉर्ट में समझाया, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल पढ़ेंगे इसको, ड्रैगोस रूल को, कहाँ पर काम में आता है, कहाँ पर काम में नहीं आता। तो ड्रैगोस रूल काई के लिए एप्लीकेशन में अप्लीकेबल है, देखिए आप 15, 16, 17 ग्रुप बोला मैंने आपको, खास तौर से अपने सिलेबस में 15 और 16, वो भी सेकंड एलिमेंट से वो स्टार्ट होते हैं। जैसा नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है ना, और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, उसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको? अब बेसिक कैरेक्टर हम क्यों बता रहे हैं यहाँ पर कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, देखो क्योंकि यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा, बराबर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर भी इसका डिक्रीज होगा, ठीक है, बराबर है ना। और बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा रहेगी ना, क्या वीक रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है और एटम को वो इजीली बांध के रखता है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, बेसिक कैरेक्टर हम काय की बेसिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये है लेविस थ्योरी, लेविस बेस, ओके। जो सब्सटेंस डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे बोलेंगे हम लेविस बेस, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको बस इतने याद रखना है कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन से वाला रहेगा, कौन सा रहेगा, NH3 है ना, ड्रैगोस के हिसाब से भी ये सही प्रूफ हो रहा। फिर PH3, ओके। हाँ, B है इसमें, B सब टॉपिक है, देखिए आप ध्यान से, रिड्यूसिंग नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। थोड़ा सोचिए आप, नाइट्रोजन का साइज तो सबसे छोटा है, बराबर है, नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है और बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा है। तो इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर देगा, बिस्मथ, जिसका साइज बड़ा है, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बॉन्ड रहेगा वो वीक बॉन्ड रहेगा, बराबर है। तो रिड्यूसिंग नेचर, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा इसमें BiH3 का। पहली बात तो देखो कि इसका साइज बड़ा है, और दूसरी बात यह है कि मेटल है और मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता। इस बेसिस पर देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें BiH3, उल्टा कर दिया हमने यहाँ पर, है ना, SbH3, ओके, ASH3 सर, ओके। उसके बाद देखिए PH3 रहेगा सर, और NH3 डू नॉट हैव रिड्यूसिंग कैरेक्टर, NH3 रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं रखता, क्योंकि उस एटम का साइज छोटा है और वो अपने बॉन्डेड एटम को बहुत स्ट्रांगली बांध के रखता है, मतलब एटम को रिलीज नहीं करता। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं हम, जो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन दे, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करवाए और दूसरे का रिडक्शन करवाए। तो BiH3 में मतलब ये बिस्मथ जो है इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन एटम को इजीली रिलीज कर सकता है, खुद का क्या करवा रहा हो, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा मतलब ऑक्सीडेशन, बराबर, और दूसरे का क्या करवा रहा, रिडक्शन। तो इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है इसका, कि भाई इसमें से हाइड्रोजन सबसे इजीली कौन रिलीज कर देगा, तो Bi, बराबर है। फिर उसके बाद में Sb, क्योंकि साइज सबसे बड़ा है ना, एक देखो यहाँ पर साइज फैक्टर भी काम कर रहा, और दूसरा फैक्टर है इसमें कौन सा, बिस्मथ इज अ टिपिकल मेटल, बिस्मथ क्या है, मेटल भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट C वाला है बेटा इसमें थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। देखिए थर्मल स्टेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, देखिए क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा, टॉप टू बॉटम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा मतलब उसका अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो रहा, ध्यान से देखो आप, ओके। उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये भी डिक्रीज हो रहा, लेकिन एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा, बराबर है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा तो देखो मान लो अब इन मॉलिक्यूल को हम हीट करेंगे, किसको, NH3 को, SbH3 है ना, PH3, ASH3, BiH3, तो इसमें सबसे इजीली कौन से वाला बॉन्ड टूटेगा,
बी आई वाला, क्योंकि साइज बड़ा है, पहला फैक्टर, ठीक है। दूसरा जो है क्या, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, बराबर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज हो रहा टॉप टू बॉटम जाने पर। समझ में आ रहा है क्या? सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका था? नाइट्रोजन वाले का, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर देखिए थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगा NH3 का। एक तो यहां पर फैक्टर वो भी आता है हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, ठीक है। NH3, PH3, ASH3, ओके, SbH3 और BiH3, ये होगा थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर। याद रखेंगे सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका रहेगा? NH3 का, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है। किसका? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। देखो हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब NH बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। थर्मल स्टेबिलिटी का मीनिंग ये हो रहा है ना, क्या यहां पर ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है। तो ये देखो नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग है, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा रहेगा, इस बेसिस पर NH3 का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहता। याद रखेंगे। फिर नीचे से ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा, बराबर है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रहा। समझ में आ रहा ना, ठीक है। ये था थर्मल स्टेबिलिटी वाला पॉइंट्स, ठीक है। देखिए हमने क्या क्या पढ़े, बेसिक नेचर पढ़े, उसके बाद में रिड्यूसिंग नेचर, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए अब कौन सा वाला टॉपिक रहेगा इसमें, देखिए एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें मैं अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट ध्यान से देखिए आप। बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्रेट में सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते ज़्यादा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड होता है? सर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड होता है वंडर वाल फोर्स पर, ओके, या फिर एटॉमिक साइज। किस पर? एटॉमिक साइज, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा BiH3 का। किसका? BiH3। साइज बहुत बड़ा है BI का, एटॉमिक साइज पे डिपेंड है ना। ये एक्सेप्शन केसेस है लेकिन आपको रटना है, ठीक है। एनालिसिस कर रहा मैं इसको, SbH3, इसके बाद में बेटा नंबर आएगा NH3 का, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये तैयार करता है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में तैयार होता है? फोन में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद में आएगा बेटा देखिए आप ASH3, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा PH3 फॉस्फीन, टॉक्सिक गैस। याद रखेंगे ये करेक्ट ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। नेक्स्ट ई वाला टॉपिक है इसमें बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ये हमेशा डिपेंड होता है पैकिंग एफिशिएंसी पर। किस पर डिपेंड होगा? पैकिंग एफिशिएंसी, बराबर है। जिस सॉलिड का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है ना। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पैकिंग एफिशिएंसी, ओके। मेल्टिंग पॉइंट ये डिपेंड होता है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी पर। तो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी NH3 का रहेगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। काई की वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसका है? अमोनिया का। तो इस बेसिस पर अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सर सबसे ज्यादा रहेगा, ले लिया हमने। इसके बाद में देखिए BiH3 आएगा, क्योंकि ये मेटल है, बराबर है, क्या है ये? मेटल, ठीक है। इसके बाद में आएगा Sb, ये मेटेलिक कैरेक्टर भी शो करता है, ठीक है ना। इसके बाद में आएगा ASH3, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा PH3 का। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, बस NH3 को आगे पहुंचा दिया सबसे। क्यों? क्योंकि इसका पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। एक तो पैकिंग एफिशिएंसी है, फिर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। BiH3, SbH3, ASH3 और PH3, ठीक है। तो ये था एक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्राइड ऑफ कौन से? 15 ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन से टॉपिक समझाना बाकी है। एक बाकी है बेटा इसमें एक्शन ऑफ एसिड, एक्शन ऑफ मेटल, एक्शन ऑफ हेलोजन, ठीक है ना, और एनोमलस प्रॉपर्टीज
ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, फिर उसके बाद में शुरू करेंगे हम डाई नाइट्रोजन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, यूजेस, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फिर रहेगा कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन NH3 और HNO3, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, यूजेस। ठीक है, फिर उसके बाद में है एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, फिर फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स है वाइट, ब्लैक, रेड, जो अपने सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, फिर कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हालाइड, ओके, और एक है फॉस्फीन। फॉस्फोरस हालाइड के दो टाइप, PCl3 और PCl5, फिर ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, तब जा करके अपना 15 ग्रुप एंड होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट रहने देते, चलिए ठीक है, बाय।